हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अजीत राय है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैप्रॉन्स पीपल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम CSIR नेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोफिजिकल टेक्निक्स को। बायोफिजिकल टेक्निक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे स्ट्रांग है, उन सभी टॉपिक्स को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और एडवांस होते हुए इस लेवल तक जाएंगे जहां से क्वेश्चंस आए हैं CSIR में। ठीक है, तो ये मत समझिएगा अगर हमारा ये क्रैश कोर्स है तो इसमें हम बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाले, हम बेसिक्स के साथ में सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हाँ, हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देंगे जहां से क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे गए हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि CSIR में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए, उनके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएं, जिससे आपका कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके और आप बेटर तरीके से और जल्द ही अपना CSIR नेट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, आपको जितना भी हमारे लेक्चर्स की PDF हैं, वो लाइव लेक्चर हो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, इन सभी की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की मैग्निफिकेशन पावर, माइक्रोस्कोपी की रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन देखा जाए किसी भी माइक्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी ईयर में चले जाएं, उस ईयर में आपको CSIR में रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑल्दो हम इतना बेसिक समझ लेंगे जिससे फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में थोड़ा सा हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ज़ेकेरियस जेनसन, जिन्होंने 1590s के करीब पे कंपाउंड माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी की थी। माइक्रोस्कोपी में अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोपी वर्ड जुड़ गया है तो उसका मतलब होता है कि मल्टीपल लेंस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव लेंस किसी भी माइक्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ और भी लेंस सिस्टम इसमें ऐड कर दिए जाएं तो उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, आगे इस पॉइंट को हम दोबारा आगे मतलब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखा जाए तो इसके बाद जो गैलीलियो थे उन्होंने लगभग 1615 के करीब टेलीस्कोप को यूज़ किया और ये मोनोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है। इवन जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, जैसे कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। यानी कि जो अर्थ है वो हमारा सेंटर नहीं है, बल्कि सूरज हमारा सेंटर होता है। तो इसकी वजह से उन्हें फांसी दी गई, फांसी को टाल के फिर उनको उम्र कैद की या नज़र बंद कर दिया गया, ऐसी बातें उनके साथ हुई थी। ऑल्दो बायोलॉजिकल फील्ड में अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोपी को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज किया था या डिस्कवर किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। कई लोगों को ये लगता होगा कि रॉबर्ट हुक नहीं, वो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक थे। तो ऐसा नहीं है। पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक थे, और इन्होंने बैक्टीरिया को नहीं, इन्होंने यीस्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है, आपको ये याद रखनी चाहिए, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक बुक है जिसमें रॉबर्ट हुक ने बताया था कि माइक्रोस्कोपी के अंडर अगर हम विजुअलाइज करें तो हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे? यीस्ट थे। और ये डिस्कवरी इन्होंने 1665 के अराउंड की थी। इसके बाद लगभग 10 सालों के बाद 1675 के करीब आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ल्यूवेन ओ के ल्यूवेनहॉक आए, जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। ठीक है,
तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि माइक्रोस्कोपी की सबसे पहले डिस्कवरी, माइक्रोस्कोपी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले डिस्कवरी लिवेन हॉक ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने की थी, जिसमें उन्होंने यीस्ट को देखा था और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था माइक्रोग्राफिया। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस CSIR में नहीं लेकिन बाकी अदर एग्जाम्स में बहुत जगह क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, लिवेन हॉक ने माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, इस वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब भी बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को देखा जाता है, उसी के बारे में ज़्यादातर स्टडी होती है, मतलब किताबों में देखा गया है। वैसे बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट और ये सारे भी, एल्गी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जैसे माइक्रोस्कोपी में सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है। अगर आपको एक माइक्रोस्कोपी बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक लेंस लो और लेंस को फ्रेम करा लो, और इसके नीचे आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या किसी भी पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो, इनलार्ज करके बेटर कॉन्ट्रास्ट के साथ में, बेटर रेजोल्यूशन के साथ में आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, एक माइक्रोस्कोपी का ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोपी में जो एक और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद, क्योंकि आपने यहाँ पे लेंस तो यूज कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद में एक और कंपोनेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है स्टेज का स्टेबल होना। एक स्टेबल स्टेज का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टेज अगर स्टेबल नहीं है, तो अगर मान लो आपके हैंड में आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको फ्रेम करा रखा है, आप उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करना चाहते हो, तो आप कभी भी एक जगह स्टिल होके उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी फोकस कभी आउट ऑफ फोकस जाते रहेंगे, जिससे आप कभी भी क्लियरली उनको देख नहीं पाओगे। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब भी हम काम करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ में एक स्टेबल स्टेज भी हमेशा प्रेजेंट होता है किसी भी माइक्रोस्कोपी में। और तीसरा जो कंपोनेंट है जो इंपॉर्टेंट होता है वो है उस माइक्रोस्कोपी का लाइट सोर्स। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, स्पेसिमेन स्टेज एंड लाइट सोर्स, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी माइक्रोस्कोपी। अगर आपको एक बेसिक माइक्रोस्कोपी देखना है उसमें ये तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं कंपोनेंट में फर्दर एडवांसमेंट करके हम एक एडवांस माइक्रोस्कोपी बना सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये तीन कंपोनेंट एक परफेक्ट माइक्रोस्कोपी नहीं बनाते, कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, और उन लिमिटेशंस को हम जानेंगे, उन लिमिटेशंस को कैसे दूर किया जा सकता है और किस इसके बेसिस पे कैसे उसको एडवांस बनाया गया, उसको हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये देख लेते हैं। किसी भी माइक्रोस्कोपी की जो पावर होती है वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। मतलब किसी भी इमेज को वो क्या कर सकता है, इनलार्ज कर सकता है। इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या है, डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट, कि वो कितने गुना हमें बढ़ा कर इमेज को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे लीफ के स्ट्रक्चर को देखे, इसको माइक्रोस्कोपी ने क्या किया, सिर्फ इनलार्ज कर दिया, कई गुना बढ़ा के दिखा दिया। हो सकता है 10⁶ या 10⁴ टाइम्स इसने इंक्रीज करके हमें इमेज को दिखा दिया। तो माइक्रोस्कोपी में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, उस पर एक नंबर लिखा होता है जनरली, 10x, 20x, 40x या फिर 100x, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये जो x है ये क्या डिनोट करता है, ये बताता है कि इमेज को आप कितने गुना बड़ा करके देखने वाले हो। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपी में अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, अगर 20x लिखा है, यानी कि आप इमेज को 20 गुना ज़्यादा, 20 टाइम्स लार्ज करके, इनलार्ज करके आप इमेज को देखने वाले हो। ठीक है, जनरली देखा जाए तो माइक्रोस्कोपी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 100x तक होती है। इससे ज़्यादा हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर यूज़ नहीं करते। तो क्वेश्चन आता है क्या सर हम बना नहीं सकते? बिल्कुल हम बना सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव लेंस को जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 10⁶ या 10⁷ हो जाए। 10⁷ का क्या मतलब है, 10⁷x का क्या मतलब है कि हम इमेज को अब 1 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा करके देखने वाला है। अगर हम इमेज को 1 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा करके देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल, जैसे डीएनए मान लो, डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट या कार्बन प्रेजेंट हैं, उनके अंदर जो बड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनको भी विजुअलाइज कर सकते हैं अगर हम इस लेवल का ऑब्जेक्टिव लेंस बना लें तो।
तो फिर क्वेश्चन आता है सर फिर हम करते क्यों नहीं? अगर हम बना, आपने ये भी बताया कि हम बना सकते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इतना बड़ा लेंस बना दें जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 10⁻7, क्या 10⁻7 को भी 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, हम उतनी गुनी भी बना सकते हैं। तो फिर हम बनाते क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है ये किसी भी माइक्रोस्कोपी की लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है? जिसकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो हिंडर हो सके। तो हमारी एप्लीकेशन क्या है? इमेज को इलार्ज करके देखना है और बेटर क्वालिटी के साथ में देखना है। तो मैग्निफिकेशन हमारी हिंड्रेंस नहीं है। हम बना सकते हैं उतनी मैग्नीफाइंग पावर की के लेंस को, लेकिन हमारी जो हिंड्रेंस है वो क्या है? रेजोल्यूशन। हम रेजोल्यूशन को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर साइज का यानी कि 100x के करीब ही हम अपने ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को रखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन को समझने के लिए सिंपल सा आप एक काम करो, अपने मोबाइल में किसी भी इमेज को उठाओ, उसको जूम करो। जब आप उसको जूम करना स्टार्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर, मतलब जूम कर रहे हो तो क्या मतलब है? आप इनलार्ज ही तो कर रहे हो अपने इमेज को। इमेज को जैसे जैसे इनलार्ज करते जाओगे, जूम करते जाओगे, इमेज तो बड़ी होती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद में पिक्सल्स फटने लगेंगे, मतलब रेजोल्यूशन कम हो गई है। अब जितनी ज़्यादा आप इमेज को इंक्रीज करते जाओगे, इनलार्ज करते जाओगे, आपको इमेज में कोई भी चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करके नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो इसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। थोड़ा और समझो अभी रेजोल्यूशन को। अब जैसे इस पर्टिकुलर इमेज को देखो, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। देखो यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे लीफ के ऊपर एक रेप्टाइल बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत आराम से हमें दिखाई दे रहा है। अब इस इमेज में इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या करें? जूम करें, इनलार्ज करें। जब इनलार्ज करेंगे तो एचडी में इस इमेज को देखने की कोशिश करो। आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे इस रेप्टाइल के जो स्केल्स हैं ये हमें दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे कि कहाँ पे कौन सा स्केल खत्म हो रहा है, कहाँ से कौन सा स्केल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। जब इसी इमेज को हम 4K में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लार्ज इमेज, जो लार्ज स्केल्स हैं ये हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं कि ये एक स्केल अलग है, ये स्केल अलग है, ये स्केल अलग है, ये स्केल अलग है। यानी कि हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। और फर्दर अगर इन्हांस कर दें रेजोल्यूशन, तो अब हम ये जो छोटे स्केल्स हैं और इनकी जो इंडेंटेशंस हैं इनको हम क्लियरली यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन इस इमेज को और फर्दर अगर जूम किया जाए या बड़ा किया जाए तो रेजोल्यूशन हमें उतनी क्लियर नहीं मिलेगी। तो रेजोल्यूशन क्या है? किसी भी दो पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर के देख पाने की एबिलिटी को ही हम रेजोल्यूशन कहते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चरल डिटेल्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। जितना हम सेपरेट करके दो पॉइंट को देख पाएंगे हमारी रेजोल्यूशन पावर उतनी ज़्यादा है। ठीक है, रेजोल्यूशन और कुछ नहीं है, दो पॉइंट को सेपरेट करके दिखाने या देखने की एबिलिटी को ही हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कहाँ मिलता है? आप सभी ने रात में गाड़ी ड्राइव की होगी, नहीं भी की होगी, गाड़ी में बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो भी आप सड़क के किनारे रात में कभी तो खड़े हुए होंगे, जिससे दूर से आने वाली गाड़ी की जो हेडलाइट है वो एक दिखाई देती है, तो आपको लगता है शायद टू व्हीलर है। लेकिन जैसे जैसे ये गाड़ी क्लोज आती है, ये जो हेडलाइट है धीरे धीरे आपको सेपरेट होना दिखाई देती है। और जब वो एक पर्टिकुलर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है तो आपको क्या होता है? आप एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वहां पे टू हेडलाइट्स प्रेजेंट थी, यानी कि जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस उस पर रखा जाए कि हम उन्हें सेपरेट करके देख सकें। तो सेपरेट करने की एबिलिटी क्या है? रेजोल्यूशन है। और कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए मिनिमम कि हम उन्हें सेपरेट करके देख सकें, वो क्या हो गई? उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी? ये बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिस पे हम पॉइंट को सेपरेट करके देख सके, उसी को हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई होगी कि मैग्निफिकेशन however is not the limiting factor in our ability to see small object, instead it is resolution। यानी कि जो रेजोल्यूशन है वो हमारे किसी भी माइक्रोस्कोपी की जो लिमिटिंग पावर है, लिमिटेशन है, वो रेजोल्यूशन है, ना कि मैग्निफिकेशन। आई थिंक आप लोगों को बात समझ आई होगी। आप देखते हैं कि रेजोल्यूशन में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या। अभी मैंने बताया कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? किन्हीं भी दो पॉइंट को
किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम मिनिमम डिस्टेंस कितना रखें कि हम उसे सेपरेट करके देख पाएं, वो उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोपी ए है जो जिसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 200 नैनोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप 200 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 200 नैनोमीटर हो गई, और इससे इतनी डिस्टेंस पे मिनिमम रखोगे या इससे ज़्यादा के डिस्टेंस पे रखोगे तो वो आपको इमेज क्लियर दिखाएगा, यानी कि इन दो पॉइंट को सेपरेट करके दिखा सकता है। दूसरा बी जो माइक्रोस्कोपी है उसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, सपोज करो वो 400 नैनोमीटर है, ठीक है। 400 नैनोमीटर, अब यानी कि इन दो पार्टिकल की जो, या दो पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस थी वो 200 की जगह 400 मिनिमम होनी चाहिए, तभी हम उसको सेपरेट करके देख पाएंगे। बी माइक्रोस्कोपी को अगर हम 200 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे रखें, दो पॉइंट को अगर सेपरेट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो वो दिखाने में कैपेबल नहीं होगा। इट मीन्स कि जो ए माइक्रोस्कोपी है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है बी माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि जो डिस्टेंस है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की जो डिस्टेंस है ये कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी ये डिस्टेंस कम करके आप मॉलिक्यूल को सेपरेट करके देख पाओगे, आपके माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन पावर है वो कैसी है, वो उतनी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, जैसे कि यहाँ पे 200 से आप 400 नैनोमीटर पे पहुंच गए, तो आपकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक साइंटिस्ट हुए एबे, एबेज ने एक इक्वेशन दिया, यानी कि d इज इक्वल्स टू, एबे ने इक्वेशन दी थी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, d इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाई n साइन थीटा। इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन पावर है उसमें अगर इस फॉर्मूले को फिट किया जाए तो हम एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं जिसके बियॉन्ड कोई माइक्रोस्कोपी हमें रेजोल्व करके इमेज को नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इसी को हम एबेस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं या सिंपली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को या इक्वेशन को हम डेराइव करने नहीं जाने वाले, क्योंकि उसमें हमारे काम का भी नहीं है, सीएसआर कभी पूछता भी नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम भी लग जाएगा। बस हमें इस इक्वेशन को समझना है। यहाँ पे देखो लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रेजोल्यूशन की, यानी कि जैसे जैसे आप लैम्डा इंक्रीज करोगे यानी कि रेजोल्यूशन कम होगी। तो आपको क्या चाहिए, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ की लाइट चाहिए। अगर आप नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी में अपनी इमेज को देखना चाहते हो तो आपकी जो वेवलेंथ होगी मिनिमम आप कितनी यूज कर सकते हो, 400 नैनोमीटर आप यूज कर सकते हो। क्यों, इससे नीचे क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इससे नीचे की लाइट को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यूवी रेडिएशन को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, ऑल्दो कुछ माइक्रोस्कोपी में यूवी लाइट को हम यूज करते हैं जिससे उसकी रेजोल्यूशन नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी से इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर की लाइट को अगर हम यूज करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना बेटर रेजोल्यूशन। इसके अलावा हमें ध्यान देना है एन साइन थीटा पे, इस पे बारी बारी आते हैं। पहले थीटा को देखते हैं। थीटा क्या है, थीटा का मतलब है कि ये एंगल, एंगल कौन सा एंगल, अब आपके ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे स्पेसिमेन रखा हुआ है, इस स्पेसिमेन से जब लाइट टकरा के आगे बढ़ रही है तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो इस लाइट को गैदर कर रहा है, और जब इस लाइट को गैदर करेगा तो एक पर्टिकुलर एंगल से आने वाली लाइट को ही गैदर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से या स्पेसिमेन से जब लाइट डिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ बढ़ती है तो वो हर डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के डायरेक्शन में, वो किसी भी और डायरेक्शन में मूव कर सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस एकदम एग्जैक्टली पैरेलल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइट आगे की तरफ जा रही है उस लाइट को ये गैदर कर सकता है एक एंगल से, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाला क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है अगर इसको हम दूर कर दें, अपने ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर कर दें, ऊपर की तरफ कर दें, तो ये एंगल जो है अब क्या हो रहा है, पहले से छोटा हो रहा है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस को हम अपने ऑब्जेक्ट से, स्पेसिमेन से दूर करते हैं तो ये जो एंगल है जिससे लाइट गैदर कर रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, वो कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। लेकिन अगर हम लेंस को क्लोज लाते जाएं तो ये वाला एंगल जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब फिनोमेना क्या है कि जितनी ज्यादा लाइट
को हम ऑब्जेक्टिव लेंस पे गैदर कर पाएंगे उतनी बेटर रेजोल्यूशन हमें मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस को जितना नीचे लेके आएंगे उतने बड़े एंगल को, यानी कि अगर हम इतना नीचे ले आए कि इस एंगल को कवर कर लें, या इतना नीचे ले आए कि इस 90 डिग्री के एंगल को हम कवर कर लें, तो हमारी जो रेजोल्यूशन है वो मैक्सिमाइज की जा सकती है, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस को कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री पे? हमने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसी के ऊपर हमने अपना स्पेसिमेन रख दिया और यहाँ से पड़ने वाली जो लाइट का जो 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल पे लाइट को हमने कलेक्ट कर लिया। तो जितनी ज़्यादा लाइट हम कलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगी। तो जो थीटा एंगल है इसको मैक्सिमम कितना ले जाया जा सकता है, 90 डिग्री तक ले जाया जा सकता है, जिससे हम अपनी रेजोल्यूशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली तो हम 90 डिग्री में जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी हम 90 डिग्री नहीं जा सकते। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन CSIR पूछ ले कि प्रैक्टिकली जो हमारा एंगुलर अपर्चर होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 90 डिग्री से कम हो सकता है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 87 तक उसको एक्वायर कर लेते हो, 85 कर लेते हो या 80 तक कर पाते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और बात ध्यान रखिए, कई बार कंफ्यूज करने के लिए जो थीटा एंगल है यहाँ पे 2 थीटा लिखा होता है। 2 थीटा का मतलब 180 डिग्री का एंगल, वो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हाफ एंगल जो है वो थीटा है जो कि मैक्सिमम 90 डिग्री जा सकता है। 2 थीटा अगर कभी लिख दिया जाए तो 180 डिग्री मैक्सिमम थ्योरेटिकल जा सकता है हमारा एंगल, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, जितना हम क्लोज लाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हम लाइट को गैदर कर पाएंगे, उतना लार्ज एंगल होगा, जिससे हमारी रेजोल्यूशन पावर उतनी ज़्यादा इन्हांस होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस एन को। ये जो एन है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ना, कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी। एयर का एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.3, और ऑयल का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5 का, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब कोई एक बैरियर है जहाँ पे एक डेंस मीडियम है, यहाँ पे लेस डेंस मीडियम है, ठीक है। जब लेस डेंस मीडियम से कोई लाइट एंटर करती है आपके डेंस मीडियम में, तो वो टुवर्ड द एक्सिस बेंड कर जाती है, ठीक है। बेंड करने से क्या होगा, अब यहाँ पे इमेजिन करके देखो, अगर यहाँ पे एयर की जगह हम क्या करें, ऑयल को प्लेस करते हैं, तो ये वाला जो एंगल अभी निकल के बाहर चला जा रहा था, ये एंगल इस तरीके से बेंड हो जाए कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाके फोकस हो सके। यानी कि जो अभी हम थीटा साइन थीटा के अंदर एंगुलर अपर्चर के अंदर जो हम पढ़ रहे थे कि हम लेंस को जैसे जैसे क्लोज लेते जाएंगे हम मैक्सिमम लाइट को गैदर कर पाएंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम अगर मैनिपुलेट कर सकें तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइट को गैदर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव लेंस पे, जिससे हमारी रेजोल्यूशन पावर और इंक्रीज होगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और एन साइन थीटा को ही हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपी का। किसी भी माइक्रोस्कोपी के ऑब्जेक्टिव लेंस पे आपकी जो मैग्निफिकेशन है 10x 20x 40x ये लिखा होता है, और उसके साथ में न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू भी मेंशन्ड होती है, जिससे आप रेजोल्यूशन पावर उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपी का निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, बहुत बड़ा नहीं है। अब आपको ये लेके चलना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बतानी है, जिसमें आप जो लाइट यूज़ करने वाले हो वो है 400 नैनोमीटर की, ठीक है। आप जो एंगुलर अपर्चर है उसको 90 डिग्री यूज़ करने वाले हो, और आप क्या करने वाले हो, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जो कि ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको यूज़ करने वाले हो। इसके बेसिस पे आपको बताना है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, यानी कि दो मॉलिक्यूल को मिनिमम कितने डिस्टेंस पे आप रखो कि आप उसे रिजॉल्व कर सको, ठीक है। उससे बियॉन्ड रेजोल्यूशन नहीं अचीव की जा सकती। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ आया होगा, और आप ये होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, ठीक है। एक बात और मेंशन करते हुए चलें कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसके बाद 1 या 2 और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद हम एक लाइव क्लास लेंगे। उस लाइव क्लास के अंदर जितने भी आपके डाउट हैं, जो भी आप कमेंट में हमें बताएंगे, वो सारे डाउट्स को कवर किया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है।
तो मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें जो भी आपके डाउट हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। आपके जो बहुत बेसिक से भी डाउट होंगे ना, जो बहुत स्टूपिड से आपको लग रहे होंगे कि शायद आप पूछ लो तो कोई क्या सोचेगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप बेझिझक हमसे कमेंट में क्वेश्चंस पूछिएगा, आपके सारे डाउट हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको नोट्स ना बनाना पड़े इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसमें आपको पता होगा कि वेवलेंथ अगर जितनी छोटी रखेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ बेटर रेजोल्यूशन। जैसे कि यूवी लाइट को अगर यूज करते हो तो विजुलाइज मतलब इंप्रूव कर सकते हो किसी भी माइक्रोस्कोपी की रेजोल्यूशन। अच्छा, किसी भी जनरल माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन पावर होती है, लाइट माइक्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ, तो वो होती है 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर क्यों होती है? क्योंकि अभी ऊपर हमने बात की, जो आप कैलकुलेशन करेंगे ना इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वैल्यू थोड़ी छोटी मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में जो रेजोल्यूशन पावर है वो 200 नैनोमीटर के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम एक तो लाइट सोर्स 400 नैनोमीटर यूज करने वाले हैं, उसके अलावा जो आपका एंगुलर अपर्चर है 90 डिग्री, ये मैंने पहले भी बताया था, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी वजह से जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलती है वो कितनी मिलती है? 200 नैनोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। ऑल्दो जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होते हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी होते हैं, उनके अंदर रेजोल्यूशन पावर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो यूवी लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक डिफ्रैक्शन लिमिट है, जिसको अगले पॉइंट में हम कवर करने वाले हैं, अगले स्लाइड में, उसके थोड़ा सा उसको कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो रेजोल्यूशन पावर है थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतनी बेटर रेजोल्यूशन मिलेगी। न्यूमेरिकल अपर्चर कलेक्टिवली क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगुलर अपर्चर। जितना ज़्यादा आपका हायर न्यूमेरिकल अपर्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा बेटर आपको रेजोल्यूशन मिलेगी। जितना बड़ा आपका एंगल होगा उतनी बेटर आपको रेजोल्यूशन मिलेगी। और कलेक्टिवली न्यूमेरिकल अपर्चर जितना हायर होगा उतनी बेटर रेजोल्यूशन मिलेगी। ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था, मैंने नोट्स में भी आपको दे दिया है। एंगुलर अपर्चर विल बी इंक्रीज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस बिकम क्लोज टू द स्पेसिमेन, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ऑल्दो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनकी जो रेजोल्यूशन पावर है उसको मैं एक टेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कि एक जगह वो आपके पास प्रेजेंट रहे, जिससे आपको याद करने में डिफिकल्टी ना हो। ऑल्दो फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पावर किसी माइक्रोस्कोपी की है वो 200 नैनोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, एक और पॉइंट आता है डिफ्रैक्शन लिमिट या एबेज डिफ्रैक्शन लिमिट। एबेज ने इस इक्वेशन, एबेज ने इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन है उसमें हिंड्रेंस आता है। अब डिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक ठहरा हुआ पानी है जहाँ पे स्टिल वाटर है, उसमें एक स्टोन थ्रो करो। स्टोन थ्रो करोगे तो आपको इस तरीके से वेव आगे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। एक जगह जो सेंटर पॉइंट होगा इस तरीके से बल्ज दिखाई देगा ऊपर की तरफ, उसके बाद की जो वेव्स होंगी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती जाएंगी और धीरे धीरे मर्ज होती जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आगे की तरफ बढ़ती है तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से कोई भी दो पॉइंट, जैसे ये और ये दो पॉइंट हैं जो इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न हैं, अगर ये ओवरलैप कर गए, अगर ये दूर दूर हैं, सेपरेट हैं, तो आप इन्हें आसानी से देख पाओगे। लेकिन अगर ये ओवरलैप कर गए तो आप इन्हें आसानी से देख नहीं पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ये मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। इसी को डिफ्रैक्शन लिमिट ऑफ ए माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि उसके डिफ्रैक्शन लिमिट कितनी होगी, ठीक है। इसी पैटर्न को कई बार हम एरिडिस्क पैटर्न कह देते हैं, ठीक है। एरिडिस्क पैटर्न को अगर ग्राफ के फॉर्म में बनाओगे ना तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, डिफ्रैक्शन लिमिट के अगर आपको बियॉन्ड जाना है तो आपको ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, साइड के पैटर्न, इन सब को एलिमिनेट कर दो किसी तरीके से। ये जो सेंट्रल बल्ज है, सेंट्रल बल्ज जो है, आप इसको केवल अपने ऑब्जेक्टिव लेंस पे अगर फोकस करने में कामयाब हो गए तो आपको क्या मिलेगी? सुपर रेजोल्यूशन मिलेगी। यानी कि आपकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 200 नैनोमीटर, इसके बियॉन्ड जा सकते हो बाई गोइंग बियॉन्ड टू द डिफ्रैक्शन लिमिट। डिफ्रैक्शन लिमिट के जब हम बियॉन्ड जाएंगे तो हमें रेजोल्यूशन भी क्या मिलेगी? बियॉन्ड द
डिफ्रैक्शन लिमिट, और जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसके भी बियॉन्ड जाके हम क्या अचीव कर सकते हैं, सुपर रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी माइक्रोस्कोपी को डेवलप किया जा चुका है जो सुपर रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड कराती हैं, जो क्या करती हैं, ब्रेक करती हैं डिफ्रैक्शन लिमिट को, ठीक है। जैसे कि स्टिमुलेटेड इमिशन डिप्लीशन माइक्रोस्कोपी, ये क्या करती है, फोकस एक्साइटेशन लेजर पॉइंट इन सराउंडेड बाय डोनट शेप डिप्लीशन बीम। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, इसकी एक डिफ्रैक्शन लिमिट है यहाँ पे के करीब, तो आपने एक लेजर लाइट डाली जो इस मॉलिक्यूल को एक्साइट करे और इससे इमिशन गैदर कर सके, लेकिन आपने साथ में एक और लाइट डाली जो इस पर्टिकुलर जो सराउंडिंग एरिया है उन एरिया को भी एक्साइट करे, और एक्साइट करके इस तरीके से एक्साइट करे कि उनकी जो फ्लोरेसेंस है उनको या तो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड कर दे या बहुत ज़्यादा कम कर दे आपके एक्चुअल एक्साइटेशन लाइट के। सपोज करो ये वाली लाइट इमिट होके एक्साइट हुई, इमिशन इसने दिया 500 नैनोमीटर पे, तो आपने क्या किया, जो साइड के इसके मॉलिक्यूल्स थे इनको इस तरीके से एक्साइट किया कि ये एक्साइट होके जो इनकी इमिशन आई वो 700 नैनोमीटर पे आई। तो आपने फिल्टर लगा के सिर्फ इस लाइट को गैदर कर लिया अपने डिटेक्टर के ऊपर, और बाकी जो लाइट थी उन सब को एलिमिनेट कर दिया, जिससे आप एक हाई रेजोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक इस तरीके से डोनट की तरफ आपको लाइट का पैटर्न दिखाई देता है। ये जो डोनट का जो अंदर का एरिया है ना, अब इसका साइज मैटर करता है, ये कितना है, 200 नैनोमीटर है या 100 नैनोमीटर है या 50 नैनोमीटर है, उसके बेसिस पे आपकी रेजोल्यूशन पावर डिसाइड होगी, ठीक है। तो जो इसके डोनट का जो बाकी का एरिया है उसको आपने क्या किया, इस तरीके से ब्लॉक कर दिया कि वो हिंड्रेंस कॉज ना करे इस डोनट के सेंटर वाले एरिया से, जो एक्साइटेशन लाइट इमिशन लाइट हमें मिलने वाली है, कलेक्ट करने वाली है, उसको हिंडर ना करे, जिसकी वजह से हमें एक बेटर रेजोल्यूशन मिलेगी। इसकी हेल्प से जो स्टड माइक्रोस्कोपी है आपको 15 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन तक प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा और भी सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है, जैसे पामास्टोम, ये क्या करते हैं, दे कैन अचीव अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर रेजोल्यूशन। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन पावर होती है ना, उसको वैसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, 5 नैनोमीटर सेम की होती है और 0.1 नैनोमीटर आपकी टेम की रेजोल्यूशन होती है। तो देखो उसके करीब हम पहुंच गए लाइट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं तो वहां पे हमें सेल को डेड करना पड़ता है, मारना पड़ता है, लाइव सेल के अंदर इमेजिंग नहीं कर सकते, बट इन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम हाई रेजोल्यूशन के साथ में, सुपर रेजोल्यूशन के साथ में हम लाइव सेल के अंदर इमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे क्या है, फोटो एक्टिवेटेबल प्रोब हम यूज करते हैं। फोटो एक्टिवेटेबल प्रोब क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ की कुछ सेल्स हैं, इनके अंदर जो फोटो एक्टिवेटेबल प्रोब लगे हुए हैं, इनको पहले क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। यहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का ऐसे फ्लोरोक्रोम यूज करते हैं जो एक वेवलेंथ पे स्विच ऑफ हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे स्विच ऑन हो जाएंगे, और परमानेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होते, एक टाइम पे होते हैं। तो हमने क्या किया, पहले पूरे को स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद एक स्विच ऑन करने के लिए एक वेवलेंथ की लाइट हमने दी। सपोज करो 400 नैनोमीटर की लाइट पे ये क्या हो रहे हैं, स्विच ऑफ हो जा रहे हैं, और फिर 600 नैनोमीटर की लाइट पे ये क्या हो जा रहे हैं, स्विच ऑन हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये स्विच ऑन होंगे ना, तो सारे एक साथ स्विच ऑन नहीं होंगे, रैंडम स्विच ऑन होंगे। मान लो यहाँ पे 2-4 स्विच ऑन हो गए, उनको हमने कलेक्ट किया, फिर से इसको स्विच ऑफ, पूरे को स्विच ऑफ किया, फिर से हमने इसको स्विच ऑन किया, और रैंडम इस तरीके से इमेज लेते जाएंगे, मल्टीपल इमेज लेंगे, और उनको फिर कलेक्टिव मर्ज करके हम एक प्रॉपर इमेज बनाएंगे, जिससे हम बियॉन्ड द डिफ्रैक्शन लिमिट जा सकते हैं। और इसमें कंप्यूटेशनल की भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली जाती है कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, जिससे हम हाई रेजोल्यूशन इमेज को गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और माइक्रोस्कोपी है, सिम माइक्रोस्कोपी। ये भी आपको डबल रेजोल्यूशन यानी कि लगभग 100 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता है, और ये क्या जनरेट करता है, मोरे फ्रिंजेस को जनरेट करता है, जिसके बेसिस पे आपको सुपर रेजोल्यूशन मिलती है। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन से वैसे हम डिटेल जा सकते हैं, लेकिन जाने का मतलब नहीं, जितना मैंने बताया है इतनी कहानी अगर आप सुन लें और इतने पॉइंट्स भी याद रखें कि स्टेड के अंदर 2 तरीके की लाइट यूज की जाती है, एक डिप्लीशन बीम होती है और एक एक्साइटेशन लेजर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन है, फोकस्ड एक्साइटेशन लेजर पॉइंट इज सराउंडेड बाय डोनट शेप डिप्लीशन बीम। जैसे मैंने डोनट बताया ना, डोनट शेप, ये जो डिप्लीशन बीम है वो क्या करती है, बाकी मॉलिक्यूल्स को सप्रेस कर देती है
इस तरीके से एक्साइट करती है और उसके इमिशन को गैदर करती है कि जिससे वो डोनट का जो सेंटर एरिया है वहां पे मॉलिक्यूल्स को वो हिंड्रेंस कॉज ना करे, जिससे आप हाई रेजोल्यूशन को अचीव कर सको और एक एक पॉइंट को आप कवर करते हुए फिर मर्ज करके इमेज पूरी बनाते हो। ठीक है, आई थिंक इतना पॉइंट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एबेज इक्वेशन ऑन माइक्रोस्कोपी द एबिलिटी टू रिजॉल्व टू एंटिटीज इनसाइड ए सेल बाय लाइट माइक्रोस्कोपी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने पहले ही कहा था कि मैग्निफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोपी की लिमिटेशन नहीं है और रेजोल्यूशन के लिए मैग्निफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेजोल्यूशन हमारी लिमिट है, माइक्रोस्कोपी की लिमिटेशन होती है और रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या है? 0.61 लैम्डा बाई एन साइन थीटा। सिर्फ इतना ही याद रखना है। यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर। एन साइन थीटा को कई बार न्यूमेरिकल अपर्चर भी कह सकते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए केवल 3 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है वेवलेंथ यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल नहीं, हमने कभी बात नहीं की कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दो तो उससे रेजोल्यूशन इंक्रीज हो सकती है, नहीं, उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज करके हो सकता है, सॉरी डिक्रीज करके हो सकता है। यानी कि वेवलेंथ को अगर इन्फ्लुएंस करें, रेगुलेट करें तो उसके बेसिस पे हम रेजोल्यूशन को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, सीएसआईआर ने इन दोनों पॉइंट्स को करेक्ट माना था और ये दोनों पॉइंट करेक्ट हैं। ठीक है, चलो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कितना आसान क्वेश्चन आता है रेजोल्यूशन से, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और करूंगा। यहाँ पे जो इंटेंसिटी वर्ड लिखा है ना, अगर इसकी जगह यहाँ पे कलर लिखा होता, कलर लिखा होता कि कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता या नहीं करेक्ट होता, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की जगह अगर कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख देता तो क्या ये ऑप्शन सही होता या गलत होता, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेशन लाइट एंड ऑब्जेक्टिव गिव्स द बेस्ट लेटरल रेजोल्यूशन ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। लेटरल रेजोल्यूशन का कुछ नहीं मतलब है एक्स एक्सिस पे, यानी कि 2D इमेज में 2D इमेज में अगर आपको रेजोल्यूशन अचीव करनी है, उसी को लिटरल रेजोल्यूशन कहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कौन सा माइक्रोस्कोपी पूछा गया है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी पूछा जाए या कोई भी माइक्रोस्कोपी पूछा जाए, बस ध्यान देना जो आपकी सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है वो बियॉन्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और डिफ्रैक्शन लिमिट जाती हैं। सो ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। इसके अलावा जितने भी माइक्रोस्कोपी हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो फ्लोरेसेंस है, इलेक्ट्रॉन है या कॉन्फोकल है, कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, सब माइक्रोस्कोपी के अंदर ये पर्टिकुलर इक्वेशन काम करेगी। D इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाई एन साइन थीटा। ये रट लो, इसको रटना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैंने समझा दिया है, लेकिन नहीं समझ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रटना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कितने आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे वेवलेंथ दी है, बिल्कुल सही, वेवलेंथ से रेगुलेट किया जा सकता है किसी भी माइक्रोस्कोपी की रेजोल्यूशन को। 63x दे दिया है, यानी कि ये मैग्निफिकेशन के बारे में बता रहा है। x का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यानी कि इमेज को कितना गुना बड़ा करके देखने वाले हो। आप 63 की जगह 100x भी कर दो, अगर रेजोल्यूशन बेटर नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट किसी मतलब का नहीं है। दूसरा 1.4 न्यूमेरिकल अपर्चर, बिल्कुल सही। वेवलेंथ और न्यूमेरिकल अपर्चर यही 2 पॉइंट हैं जहां पे आपकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करने की गुंजाइश होती है। तो हमें वेवलेंथ कैसी चाहिए? सबसे छोटी चाहिए। तो सबसे छोटी कितनी है? 480 है। ठीक है, 2 पॉइंट में हमें मिल गया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल अपर्चर कितना चाहिए? हमें मैक्सिमम चाहिए, जितना बड़ा हो उतना बढ़िया। 1.4 और 1.1, यानी कि 1.4 बड़ा है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? पहला आंसर हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस में आया? 2023 में आया। आप 2022-23 की बात छोड़ो, आप 2017-16 में भी जाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब माइक्रोस्कोपी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैंने बताया ना कि एक माइक्रोस्कोपी में जब भी आप इमेज को फॉर्म करते हो तो एक स्टेबल स्टेज की ज़रूरत होती है। क्या चाहिए होता है? स्टेज। उसका रीज़न क्या बताया था मैंने?
स्टेज अगर स्टेबल नहीं होगा तो आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फोकस आउट ऑफ फोकस कॉन्टिन्यूसली जाते रहेंगे, जिससे आप इमेज कभी प्रॉपर देख नहीं पाओगे। ये वाली दिक्कत ना इस जनरल से दिखने वाले माइक्रोस्कोपी में भी आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी आंखें गड़ा के देखना होता है कि इमेज कहाँ दिख रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस पर्टिकुलर फोकस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका जो फोकस पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे या पीछे है तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा इधर उधर कहीं चला जाएगा। सपोज करो वो पीछे चला गया, तो आपको अब अपना सर पीछे की तरफ करना पड़ेगा देखने के लिए कि इमेज प्रॉपर तरीके से बन रही है कि नहीं। इस चक्कर में आपका जो सर है वो आगे पीछे होता रहेगा, और आगे पीछे होने की वजह से भी मतलब थोड़ी भी वाइब्रेशन हुई तो जो फोकस है वो आउट ऑफ फोकस चला जाएगा और प्रॉपर इमेज कभी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि एक लिमिटेशन आपको देखने को मिली किसमें, आपके बेसिक से दिखने वाले माइक्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। हमने सिंपल सा क्या किया, यहां पे एक और लेंस सिस्टम लगा दिया, और इस लेंस को क्या बोला, आईपीस बोल दिया। आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस ऑलरेडी प्रेजेंट था, दूसरा लेंस एक और आ गया जिसको हमने आईपीस बोल दिया। आईपीस का काम क्या है, जो प्रिंसिपल काम है वो सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आने वाली लाइट को आपकी रेटिना के ऊपर फोकस करने का काम बस ये करती हैं। इस आईपीस के प्रेजेंट होने की वजह से अब आपको अपने सर को आगे और पीछे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह अपने आप को स्टिल कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो, जिससे आपकी इमेज आपको हमेशा क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो, एक लेंस पहले से फर्स्ट लेंस प्रेजेंट था, सेकंड लेंस आपने क्या किया, फिर से ऐड कर दिया अपने माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो दो लेंस जहां जुड़ गए, ये माइक्रोस्कोपी जो पहले सिंपल माइक्रोस्कोपी था, अब ये माइक्रोस्कोपी क्या हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सा माइक्रोस्कोपी जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस केवल प्रेजेंट था, मल्टीपल लेंस आपने लगा दिया, दो या दो से ज्यादा, तो वो कौन सा माइक्रोस्कोपी हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी हो गया। ठीक है, आईपीस की जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन है, जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, लाइट को फोकस करना आपके रेटिना के ऊपर। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द आई पीस इज टू डिलीवर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द आईज। ठीक है, आंखों के ऊपर इमेज को फॉर्म करना। ऑल्दो जब हम एक लेंस सिस्टम ऐड कर ही रहे हैं तो जो हमारी मैग्निफिकेशन पावर है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस को, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, अगर हमारा 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसके साथ में हमने क्या किया, 10x का, जनरली 5x से 20x तक आपके आईपीस की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो देखी जाती है। ठीक है, आपने 10x का आईपीस भी लगा दिया, तो अब इससे क्या है कि आप इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करके देख सकते हो। 100x का मतलब पहले ही मैंने बताया था कि यानी कि इमेज को आप 100 टाइम्स बड़ा करके देखने वाले हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज को 100 टाइम्स बड़ा कर दिया, और वो 100 टाइम बड़ी इमेज जो है आईपीस ने क्या किया, उसको फर्दर 10 टाइम और बड़ा करके दिखा दे। यानी कि यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। 10x इंटू 100x इज इक्वल टू 1000x। जो फाइनल मैग्निफिकेशन आपको मिलेगी किसी भी माइक्रोस्कोपी की, वो कितनी हो जाएगी, 1000x हो जाएगी, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस और आपकी जो आईपीस है, इन दोनों की जो मैग्निफिकेशन पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। साथ ही एक बात और समझते हुए चलो, आईपीस जो है डज नॉट एसोसिएटेड विद रेजोल्यूशन ऑफ एन माइक्रोस्कोपी। आईपीस का जो प्रिंसिपल काम है वो क्या है कि इमेज को फोकस करना आपके आंखों के ऊपर, लेकिन इसके साथ में इसकी कुछ मैग्निफिकेशन पावर भी है, यानी कि इमेज को ये इनलार्ज कर सकता है, लेकिन रेजोल्यूशन के लिए बिग नो नो है। यानी कि ये रेजोल्यूशन किसी भी तरीके से इंक्रीज नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है, आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, यहां पे आपका एक कोन ऑफ लाइट जो है आपके स्पेसिमेन से आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे जा रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में, एंगल थीटा के साथ में। ठीक है, अब जो लाइट यहां पे बाहर की तरफ निकल चुकी है, वो लाइट को आप कभी भी गैदर नहीं कर सकते अपने ऑब्जेक्टिव लेंस पे। जो निकल गई वो निकल गई है ना। और हमने यही सीखा था कि जितनी मैक्सिमम लाइट को आप गैदर करोगे उतनी बेटर रेजोल्यूशन मिलेगी। तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, जितनी लाइट उसने गैदर की उतनी ही लाइट को तो वो अपने से ट्रांसमिट करेगा, और ट्रांसमिट करके आईपीस के ऊपर ट्रांसमिट करेगा।
ठीक है, यानी कि आईपीस केवल उतनी ही लाइट को गैदर कर सकती है जितनी लाइट उसे ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोवाइड कराए। ठीक है, यानी कि जो लाइट एक बार को निकल गई बाहर, वो निकल चुकी है, आईपीस उसमें उसको गैदर करने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, यानी कि वो सिर्फ मैग्नीफाई कर सकता है इमेज को, रेजोल्यूशन में इंक्रीज नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर कोई कहे कि क्या आईपीस को अगर हम इस तरीके से डिफॉल्ट बनाएं तो क्या वो रेजोल्यूशन को डिक्रीज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो डिक्रीज कर सकता है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता। आप जितनी आने वाली लाइट है उससे कम लाइट को वो गैदर करने के लिए कैपेबल है, तो जाहिर सी बात है आपकी रेजोल्यूशन डिक्रीज हो गई, लेकिन इंक्रीज कभी भी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आईपी डज नॉट एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन से उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और आईपीस ऑफ हायर मैग्निफिकेशन मियरली इनलार्ज द इमेज विद नो इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑन रेजोल्यूशन। यानी कि अगर आप इमेज को और इनलार्ज करते जाओ और विदाउट एनी इंक्रीजिंग द रेजोल्यूशन, तो उस मैग्निफिकेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कि आप इमेज को इंक्रीज तो कर चुके हो, लेकिन उससे कोई रेजोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि अब आपने जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे यहाँ पे स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपका एक लाइट सोर्स है, ठीक है, जहां से लाइट आ रही है। अब लाइट जो है वो प्रॉपर अगर नहीं है तो क्या होगा कि प्रॉपर नहीं होने की वजह से कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क एरिया दिखाई देगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट एरिया दिखाई देगा। यानी कि लाइट का इल्यूमिनेशन आपके ऑब्जेक्ट पे कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो लाइट कभी भी, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो लाइट कभी भी एक जगह पे प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी और इमेज आपको हमेशा कहीं डार्क कहीं लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगी। ये तो जो मैंने इमेज आपको दिखाई थी बहुत मतलब कम इसमें डिफेक्ट है, इससे ज़्यादा डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक और लेंस सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। इसे कहते हैं कंडेंसर लेंस सिस्टम। यानी कि ये आपका एक स्टेज है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है, और इससे पहले एक और लेंस आपका जुड़ा हुआ है जिसे आप कंडेंसर लेंस कह सकते हो। ये क्या हो गया? कंडेंसर लेंस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आपका आई पीस लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स ने लाइट दी और लाइट सोर्स से जो आने वाली लाइट है उसको उसने क्या किया, आपके स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसमिट करा और यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट किया, जिससे हर एक कोना प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेट हो सके और लाइट प्रॉपर तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जा सके। ठीक है, तो जो आपका ये कंडेंसर लेंस है, अब देखो ऑब्जेक्ट से पहले है तो ये मैग्निफिकेशन या रेजोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, नो रोल, कोई भी रोल नहीं है आपका मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों में रोल प्ले करती है, और आईपीस है वो केवल और केवल मैग्निफिकेशन में रोल प्ले करती है, उसके अलावा उसका किसी में रोल नहीं होता है। ठीक है, इल्यूमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट सेटिस्फाई टू क्राइटेरिया। अब इल्यूमिनेशन जो है वो दो क्राइटेरिया वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए। द इल्यूमिनेशन शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्पेसिमेन, जिससे इमेज हमें क्लियर दिखाई दे। दूसरा, इट मस्ट प्रोवाइड ए बीम ऑफ लाइट हुज डाइवर्जेंस व्हेन लीविंग द ऑब्जेक्ट प्लेन इज एट लीस्ट एज ग्रेटर एज द एंगुलर अपर्चर। क्यों, ये क्यों बोला गया है कि यहाँ से जो आने वाली लाइट है ना, उसका जो एंगल होना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपका एंगुलर अपर्चर है उससे बड़ा हो या एटलीस्ट उसके बराबर हो। क्योंकि अगर ये इस एंगल से लाइट को भेजे कि वो एंगुलर अपर्चर से छोटी लाइट है, तो क्या होगा, आप उतनी ही लाइट गैदर कर पाओगे जितना कंडेंसर लेंस ने भेजी है। यानी कि जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी आपके ऑब्जेक्टिव लेंस को, आप उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो। तो एंगुलर अपर्चर की, मान लो ये आपका एंगुलर अपर्चर है और ये वाला, इसको हम थीटा मान लेते हैं और ये थीटा डैश है, जो आपके कंडेंसर लेंस से जो लाइट निकली और उसका जो डाइवर्जेंस है, उसका जो एंगल है थीटा डैश, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके एंगुलर अपर्चर से। ठीक है, अगर छोटा हो गया तो क्या होगा कि आपका एंगुलर अपर्चर जितना छोटा होगा उतनी कम लाइट आप गैदर करोगे, उतनी रेजोल्यूशन पावर जो है वो क्या होगी, वो कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। चलो आगे चलते हैं। A correctly positioned condenser lens provide illumination that is uniformly bright and free from glare across the viewing area of the specimen। जब भी
ये प्रॉपर अलाइनमेंट होती है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस कंडेंसर लेंस के बीच में, तो आपको जो ग्लेयर है, जो ये ग्लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ग्लेयर्स आपको दिखाई नहीं देंगी। प्रॉपर इल्यूमिनेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा, जिससे इमेज आपको क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, इस अलाइनमेंट को हम कोलर इल्यूमिनेशन कहते हैं। जब ब्रॉड फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज किया जाता है, ब्रॉड फील्ड का मतलब जब आप पूरे एरिया को कवर कर रहे हो। जब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज करते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके आप सेलेक्ट करते हो और उसको इमेज करना चाहते हो। जब पूरे एरिया को आप इमेज करना चाहते हो तो वहां पे जो अलाइनमेंट होती है, वहां पे ये कोलर इल्यूमिनेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि वहां पे कंडेंसर लेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, कंडेंसर लेंस प्ले नो रोल इन रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपी, ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया गया तो ये मत कहना कि ये पता नहीं था। ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोपी क्या होता है। ये माइक्रोस्कोपी कभी आपको इन्वर्टेड नहीं पूछा जाएगा कि CSIR में कि होता क्या है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो माइक्रोस्कोपी, क्योंकि ऐसी इमेजेस आएंगी जो आपको लगेगा कि शायद ये कुछ अलग सी इमेज है। यहाँ पे देखोगे तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है टेक्निकली कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं तो नीचे की तरफ है। और जो आपका लाइट सोर्स है, ये आपका जो है ये लाइट सोर्स है, और यहाँ पे ही आपका कंडेंसर लेंस लगा हुआ है जो लाइट को नीचे की तरफ इल्यूमिनेट कर रहा है और ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ रही है लाइट। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया कि क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ऊपर थे, अब नीचे कर दिया गया, यानी कि इन्वर्ट कर दिया, जो अरेंजमेंट थी उसको इन्वर्ट कर दिया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया ये थोड़ा सा जान लो। अब कई बार आप इमेज में माइक्रोस्कोपी के अंदर काम कर रहे होते हो ना, तो आपको क्या होता है कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता है, सिर्फ इमेज को देखना नहीं होता। तो आपने भी नोटिस किया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस जितना ज्यादा क्लोज रहेगा आपके स्पेसिमेन के, उतनी बेटर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस केस में अगर ऊपर की तरफ माइक्रोस्कोपी है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो वो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, चिपक जाएगा आपके ऑब्जेक्ट से, स्पेसिमेन से, आप वहां पे कोई काम नहीं कर सकते। तो इस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए इन्वर्टेड माइक्रोस्कोपी को डेवलप किया गया, जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस को नीचे लगा दिया गया। यहाँ पे कुछ 90 डिग्री पे एंगल पे मिरर लगे होते हैं जो लाइट को फोकस करने में हेल्प करते हैं आपके आईपीस पे। ये आपका आईपीस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस इस वजह से नीचे होता है क्योंकि आपको जो ये ऊपर का एरिया है, स्पेस है, वो यूटिलाइज कर सको आप अपने फर्दर काम के लिए, यूज के लिए या किसी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, बस इन्वर्टेड माइक्रोस्कोपी में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बस समझ भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी। कॉन्ट्रास्ट पढ़ना क्यों जरूरी है ये बात समझो। अच्छा, अब किसी भी माइक्रोस्कोपी के अंडर में जब हम काम करते हैं तो हम सेल कल्चर में जैसे कि काम कर रहे हैं, तो हमारा सेल कल्चर में जो सेल्स हैं वो कैसी हैं। अगर एक सेल है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लगभग ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने से क्या होगा कि जब भी लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, स्पेसिमेन पे पड़ेगी, तो वहां से जब लाइट टकरा के बाहर की तरफ निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी में खासा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इंटेंसिटी में डिफरेंस नहीं आया तो आप बैकग्राउंड को और अपने स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट को प्रॉपर डिफरेंशिएट करके नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब यानी कि आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक, इन दोनों की इंटेंसिटी में अगर डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो लाइट है यहां से टकरा के आई और यहां से टकरा के आई, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट से टकरा के आने वाली लाइट की इंटेंसिटी में अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंशिएट करके नहीं देख पाओगे। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैमाफ्लाज कर लेते हैं। कैमाफ्लाज करके वो क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड है, यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड में अपना भी उन्होंने कलर क्या कर लिया, ब्लैक कर लिया। तो उस बैकग्राउंड में उनको नोटिस कर पाना बहुत डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एरिया से और उनसे जो टकरा के लाइट आने वाली है उसकी इंटेंसिटी में खासा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो इमेज हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। या ऐसी सेल, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि सेल से जब जैसे सेल्स ट्रांसपेरेंट होती है, इनसे टकरा के जब लाइट ऊपर की तरफ निकली तो वो कैसी है, उसकी इंटेंसिटी में खासा डिफरेंस ही नहीं आया, जिसकी वजह से आप उन्हें डिफरेंशिएट करके नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को आपको समझना है तो क्या होगा, द डिफरेंस इन इंटेंसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मीडियम इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट। कई बार आप भी जैसे शर्ट पहन के घूमते हो तो रेड कलर की शर्ट जब पहन के जाते हो तो लोग कहते हैं बड़ा कॉन्ट्रास्ट का कलर का तुमने शर्ट पहना। क्यों कहते हैं, क्योंकि
आप भीड़ के अंदर बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज किए जा सकते हो, क्योंकि आपने इतना डिफरेंट कलर का शर्ट पहनी है या टी शर्ट पहनी है जो आराम से दिखाई देती है, विजुअलाइज हो जाती है, क्योंकि बाकी सराउंडिंग मीडियम से जो इंटेंसिटी है रेड कलर की वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या आती है हमें सेल कल्चर के अंदर, कि जो अभी हमारे लाइव सेल्स हैं वो एक इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ में हमें बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देते, तो उनको अब हमें देखना है तो हम क्या करें, सिंपल सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। हम सेल्स की किसी भी स्टेन से कलर कर दें, कलर करके हमें वो बैकग्राउंड जो पहले ट्रांसपेरेंट इमेज दिखाई दे रही थी वो अब हमें क्लियर दिखाई देगी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपी, सॉरी, माइक्रोस्कोपी में कॉन्ट्रास्ट अचीव करने के लिए जो सबसे बेसिक सिंपल मेथड होता है वो क्या होता है, स्टेनिंग का होता है। लेकिन स्टेनिंग हर बार पॉसिबल नहीं है। आप जब सेल कल्चर में काम कर रहे हो, आप लाइव सेल पे काम कर रहे हो, तो आपको अगर आपने स्टेन कर दिया तो वापस से उसको रीस्टेन तो करने बैठोगे नहीं। तो आपको क्या चाहिए, ऐसा कोई मेथड चाहिए जो बिना स्टेनिंग के आपकी इमेज को प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट के साथ दिखाए। तो ऐसे में कुछ माइक्रोस्कोपी को डेवलप किया गया, उनमें कुछ ऑप्टिक्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया जिसके बेसिस पे बिना स्टेन के, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं या ऑब्जेक्ट है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको भी विजुअलाइज किया जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोपी। और वो कौन सी माइक्रोस्कोपी हैं जिनके मदद मदद से हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को भी माइक्रोस्कोपी के अंदर देख सकते हैं, वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिससे आप किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है, लेकिन यहां पे स्टेनिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कि यहाँ पे सेल को किसी ना किसी फ्लोरोक्रोम से क्या करना पड़ेगा, आपको टैग करना पड़ेगा, तभी आपको इमेज देखने को मिलेगी। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डीआईसी माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको किसी भी टाइप की स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही लेक्चर इनफ है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन माइक्रोस्कोपी को डिटेल में कवर करेंगे। मेक श्योर कि आप हमें फॉलो करें, हमें लाइक करें और हमें शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी हमारे बारे में पता चले, हमारी रीच बढ़े, हमें और सब्सक्राइबर मिले, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपको ऐसे कंटेंट रेगुलरली प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप इसे जाके ज्वाइन ज़रूर करें। आज की जो लेक्चर की जो पीडीएफ है ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। आप ये मत सोचिएगा वहाँ पे आपसे कोई पैसे मांगे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी माइक्रोस्कोपी का जो हमने लेक्चर कवर किया है, इसके बाद हो सकता है हम प्रॉब्ली 1 या 2 लेक्चर और कवर करें, उसके बाद हम एक लाइव सेशन लेंगे। उस लाइव सेशन के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं जो आप इस वीडियो के कमेंट में और आने वाले वीडियो के कमेंट में आप मेंशन करेंगे, उन सभी डाउट्स को उस लाइव लेक्चर में कवर किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले होंगे उस लाइव लेक्चर के अंदर, उसकी पीडीएफ एक दिन पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे आप खुद से भी कुछ प्रैक्टिस कर सकें और जब लेक्चर में आए तो वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत हेल्पफुल लगा होगा, मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।